Hello students, here I am Kaushal Thakkar, your science teacher, and today we are going to start the most important chapter of the first terminal, that is chapter number 4, nervous system. So our first topic is, what is nervous system? Nervous system students क्या होता है? The system that controls and coordinates the actions of all other organ systems and organs of our body is called the nervous system. Nervous system एक ऐसा सिस्टम है हमारा बॉडी का, तो बॉडी के हर एक सिस्टम, जो नर्वस सिस्टम के अलावा जितने भी सिस्टम्स है, सभी को कंट्रोल करता है. हमारे हाथ के मूवमेंट, पाँव के मूवमेंट, रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स जितने हैं, डाइजेशन से लेकर के हर एक चीज़ जिसको कंट्रोल करना नर्वस सिस्टम का काम है. नर्वस सिस्टम में 3 चीज़ें होती. इट कंसिस्ट ऑफ 3 थिंग्स. फर्स्ट इज ब्रेन, सेकेंड इज स्पाइनल कॉर्ड एंड थर्ड इज नर्व्स. सो ये तीनों चीज़ों को हम बहुत एक्सप्लेनेबल तरीके से पढ़ने वाले हैं. तो फर्स्ट टॉपिक हमारा है अब ब्रेन. टोटल है 3 चीज़ें जिससे पूरा नर्वस सिस्टम चलता है. नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 थिंग्स. फर्स्ट इज ब्रेन. ब्रेन इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द ह्यूमन बॉडी. जैसे कि हम जानते हैं, जैसे कंप्यूटर में जिस तरीके से सीपीयू होता है जिससे सारी प्रोसेसिंग, सारी कैलकुलेशन सब कुछ चलती है, वैसे ही ह्यूमन बॉडी में ब्रेन होता है. ब्रेन से सारी कैलकुलेशन, सारे कंट्रोल, पूरे सारे सिस्टम के कंट्रोल ब्रेन के द्वारा होते हैं. इट इज़ द डेलिकेट ऑर्गन प्रोटेक्ट बाय अ हार्ड बोनी स्ट्रक्चर कॉल्ड द स्कल. जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में बात किया था स्केलेटन एंड मस्कुलर सिस्टम में, कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है स्कल. देयर इज अ फ्लूइड बिटवीन द स्कल एंड द ब्रेन दैट एक्ट्स एज अ शॉक absorber that protects the brain from injuries. स्कल और ब्रेन के बीच में एक फ्लूइड भरा हुआ होता है जो आपको शायद अब तक नहीं पता होगा. तो ध्यान से सुनिएगा, स्कल और ब्रेन के बीच में एक फ्लूइड होता है, जो फ्लूइड का काम है कि वो शॉक एब्जॉर्बर है. मतलब किसी भी तरह का झटका या फिर किसी तरह की चोट अगर आपके माथे में आपको लगती है तो उसका कम से कम असर आपके ब्रेन पर पड़े, इसलिए ये फ्लूइड स्कल और ब्रेन के बीच में होता है. बहुत बार आपको चोटें लगती हैं आपके हेड पर, लेकिन उसका असर ब्रेन पे नहीं होता. तो ये लिक्विड है, ये फ्लूइड है जो ये हमारे ब्रेन को इंजरी से प्रोटेक्ट करके रखता है. अगर हम बात करें एक एडल्ट ब्रेन, एन एडल्ट्स ब्रेन वेज अबाउट 1.5 kg. एक एडल्ट ब्रेन का जो वेट होता है वो 1.5 kg के आसपास होता है. इट कंटेन्स अबाउट 1 billion नर्व सेल्स. बहुत सारे नर्व सेल्स ब्रेन में होते हैं. आपको पहले से ही पता है कि ब्रेन में छोटे छोटे काफ़ी सारे नर्व्स होते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स. The brain needs a continuous supply of blood and oxygen. Blood और ब्लड में जो मिक्स्ड ऑक्सीजन है, ये दोनों का सप्लाई ब्रेन को कंटिन्यूसली चाहिए होता है. अगर ऐसा नहीं होता तो एक इंसान बेहोश भी हो सकता. पर्सन कैन फेंट इफ द ब्रेन डजंट रिसीव एनफ ब्लड. क्योंकि पूरी बॉडी का जो कंट्रोल है वो ब्रेन में है, इसलिए ब्रेन में ब्लड और ऑक्सीजन दोनों की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वहीं से सब कुछ कंट्रोल होता है. अगर वहीं पर इन सभी चीज़ों की कमी होगी तो आपके बॉडी का कोई भी चीज़ काम नहीं कर पाएगा, जिसके वजह से आप बेहोश भी हो सकते हैं. अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स पार्ट्स ऑफ द ब्रेन. ब्रेन टोटली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. फर्स्ट पार्ट जो होता है स्टूडेंट्स, उसको हम सेरेब्रम बोलते हैं. सेकेंड पार्ट इज सेरेबेलम एंड थर्ड पार्ट इज कॉल्ड मेड्यूला ऑब्लोंगेटा. मेड्यूला ऑब्लोंगेटा को आप सिर्फ मेड्यूला भी कह सकते हो. तो 3 पार्ट्स आपको याद रखने के हैं ब्रेन के, विच इज सेरेब्रम, सेरेबेलम एंड मेड्यूला. सबसे पहले हम बात करेंगे सेरेब्रम की.
सेरेब्रम सबसे ऊपर का पार्ट होता है ब्रेन का, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, और सबसे बड़ा पार्ट भी होता है। आप यहाँ पर दो पार्ट देख रहे होगे, एक पिंक रंग का है पिक में और एक ब्लू रंग का है। वैसे ये रंग सिर्फ और सिर्फ सेरेब्रम को दिखाने के लिए है, बाकी एक्चुअली ऐसे रंग नहीं होते। ब्रेन का जो पिंक रंग में यहाँ पर जो पिंक कलर में जो हमने आपको रिप्रेजेंट किया है वो राइट हेमिस्फेयर है सेरेब्रम का, और ब्लू कलर वाला लेफ्ट हेमिस्फेयर है। तो जो सेरेब्रम है, ये दोनों पार्ट सेरेब्रम की ही है, और सेरेब्रम सबसे बड़ा पार्ट है, सबसे ऊपर वाला पार्ट है, अपर मोस्ट एंड द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। द सरफेस of cerebrum has a folded appearance and is composed of right and left hemispheres. फोल्डेड अपीयरेंस मतलब ये दिखने में ऐसा लगता है जैसे कोई मुड़ा हुआ कपड़ा हमने जबरदस्ती किसी छोटे से जगह पे डालने की कोशिश की हो, तो जिस तरह का स्ट्रक्चर बनता है स्टूडेंट, उस तरह का स्ट्रक्चर ब्रेन का दिखाई देता है, मुड़े हुए कपड़े जैसा, एकदम फोल्डेड अपीयरेंसेस का है। और दो ये पार्ट में डिवाइडेड है सेरेब्रम, एक राइट हेमिस्फेयर और एक लेफ्ट हेमिस्फेयर। इट रिसीव्स मैसेजेस फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स एंड डिसाइड व्हाट द बॉडी शुड डू। जितनी सेंस ऑर्गन्स है हमारी, हम जैसे जानते हैं हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जिसमें आईज होता है, ईयर्स होता है, नोज, टंग एंड स्किन। तो ये पांचों के पांचों सेंस ऑर्गन से इनको मैसेज आता है किसको, सेरेब्रम को, और ये सेरेब्रम हमारे ब्रेन के अंदर ये डिसाइड करता है कि वो सेंस के थ्रू हमारे बॉडी को क्या करना चाहिए। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर लर्निंग, मेमोरी, इंटेलिजेंस, स्पीच एंड लॉजिक। ये सारी चीज जो हमें हमारे ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए यूज करनी है, जो हमें काफी अच्छी होनी चाहिए, जैसे लर्निंग, किसी भी चीज को सीखना, समझना, उसको याद रखना, मेमोरी, इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस का मतलब एकदम तेजी से किसी चीज में क्रिएटिविटी दिखाना, स्पीच आपकी बोलने की क्षमता, और लॉजिक किसी भी प्रश्न को जल्दी से सुलझाने की क्षमता, वो भी आसान से आसान तरीके से। मतलब ये सारी चीजें, लॉजिक, स्पीच, इंटेलिजेंस, मेमोरी, लर्निंग, ये सारी चीजों को कंट्रोल करता है, और ये सारी चीजें प्रोवाइड कराने वाला आपके ब्रेन को सेरेब्रम है स्टूडेंट्स। तो आपके लिए सेरेब्रम की मजबूती सबसे ज्यादा जरूरी है। आगे बात करते हैं हम दूसरे पार्ट और तीसरे पार्ट की, मतलब सेरेबेलम और मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, जिसको आप मेड्यूला भी बोल सकते हो। सेरेबेलम, cerebellum is situated below the cerebellum. cerebellum जो है वो cerebrum जो होता है उसके नीचे होता है। It coordinates the actions of muscles and also maintains the balance of our body. ये सारे एक्शंस मसल के, आपके चलने से लेकर के, आपके दौड़ने से लेकर के, वो जितने मस्कुलर एक्टिविटीज है स्टूडेंट्स, ये सारा सेरेबेलम देखता है। इट हेल्प अस टू रन, वॉक, प्ले एटसेट्रा। जैसे कि मैंने कहा था, जितने मस्कुलर एक्टिविटीज है आपके, जितने फिजिकल एक्टिविटीज है, दौड़ना, खेलना, चलना, बोलना, ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है सेरेबेलम। अब हम अपने ब्रेन के थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं, जो है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। मेड्यूला ये ब्रेन का बेस होता है स्टूडेंट्स, जहां से ब्रेन से कनेक्ट होता है हमारे नर्व्स, और नर्व्स में भी स्पाइनल कॉर्ड, जो हम आगे बात करेंगे, वो कनेक्ट होता है इस पार्ट से, ब्रेन के इस पार्ट से स्पाइनल कॉर्ड कनेक्टेड होता है। और ब्रेन का ये सबसे निचला पार्ट होता है, बेस बोलते हैं हम, इट इज द बेस ऑफ द ब्रेन। इट कनेक्ट्स ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से ये मेड्यूला में ही कनेक्ट होता है। इट कंट्रोल्स द इनवॉल्यूंटरी एक्शंस ऑफ द बॉडी। जैसे कि हमने पहले देखा कि हमारा जो सेरेब्रम था वो लर्निंग, लॉजिक, मेमोरी, ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करता था, और सेकेंड में हमने सेरेबेलम में देखा कि हमारे मस्कुलर एक्टिविटीज को सेरेबेलम कंट्रोल करता था। मेड्यूला क्या करता है, जितने इनवॉल्यूंटरी एक्शंस है हमारे बॉडी के अंदर, इनवॉल्यूंटरी स्टूडेंट्स मैंने पिछले चैप्टर में आपको समझाया था। इनवॉल्यूंटरी का मतलब होता है कि जो एक्शंस पे हमारा खुद का कंट्रोल ना हो, वी कैनॉट कंट्रोल दैट एक्टिविटीज इन अवर बॉडी। जैसे ब्लिंकिंग ऑफ आईज, वी कैनॉट कंट्रोल द ब्लिंकिंग ऑफ आईज, दे कैन ब्लिंक। हम थोड़ी समय के लिए रोक जरूर सकते हैं अगर हम कोशिश करें तो। कुछ स्टूडेंट्स कोशिश कर रहे होंगे घर में अभी कि सर हम तो रोक सकते हैं ब्लिंकिंग ऑफ आईज को, लेकिन आप जितना भी रोक लो कुछ समय तक ही रोक सकोगे, फिर अपने आप
वो जो हमारे आई है वो ब्लिंक करेगा, इसलिए वो एक इनवॉल्यूंटरी एक्शन की कैटेगरी में उसे रखा जाता है। ब्रीदिंग इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटीज में रखा गया है, ब्लिंकिंग को, हार्ट बीट को रखा गया है, डाइजेशन को रखा गया, एक्सक्रेशन को रखा गया। तो ये सारी चीज़ों को हम रोक नहीं सकते, इसलिए हम इन्हें इनवॉल्यूंटरी एक्शंस कहते हैं। इनवॉल्यूंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है मेड्यूला। मेड्यूला किसको किसको कंट्रोल करता है? देखिए, हार्ट बीट, ब्रीदिंग, इस तरह की एक्टिविटीज़ को। मेड्यूला आपके सो जाने के बाद भी ब्रेन का एकमात्र पार्ट जो रेस्ट नहीं करता, वो आपके सो जाने के बाद भी काम करता रहता है। सेरेबेलम, सेरेब्रम ये रेस्ट करते हैं जब आप सो जाते हैं तो, लेकिन मेड्यूला रेस्ट नहीं करता, बिकॉज ब्रीदिंग, हार्ट बीट, ये सारा कंट्रोल मेड्यूला करता है। और अगर वो रेस्ट पे चला गया तो हमारी सारी एक्टिविटीज़ बंद हो जाएंगी, इसलिए वो रेस्ट नहीं करता। आपके सो जाने के बाद भी अपना काम मेड्यूला करता रहता है। चलिए, तो अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो है हमारा नर्व्स, दूसरा पार्ट हमारे नर्वस सिस्टम का। हमारे नर्वस सिस्टम के टोटल 3 पार्ट्स थे। पहला पार्ट था ब्रेन और दूसरा ये नर्व्स। नर्व्स की बात करते हैं स्टूडेंट्स, और तीसरा स्पाइनल कॉर्ड, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अ नर्व्स is a network of nerves is spread throughout the body. नेटवर्क ऑफ नर्व्स हमारे बॉडी के अंदर है स्टूडेंट्स। हमारे हर एक जगह में नर्व्स हैं, नर्व के ब्रांचेस हैं। नर्व्स भी काफ़ी अलग अलग प्रकार के होते हैं। हम ब्लड वेसल्स बोलते हैं, हम आर्टरीज बोलते हैं, हम वेन्स बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो वो सारे डिस्कशंस तो हम बाद में करेंगे जब हम हार्ट पढ़ रहे होंगे। लेकिन अभी नर्व्स क्या है कि हमारे पूरे बॉडी में एक नेटवर्क ऑफ नर्व्स फैला हुआ है। नर्व्स नर्व सेल्स से बनते हैं, जिसको हम न्यूरॉन भी कहते हैं। नर्व सेल से बनते हैं हमारे नर्व्स। नर्व्स फ्रॉम हेड एंड नेक डायरेक्टली जॉइन द ब्रेन, while nerves from the rest of the body join the spinal cord. हमारे नेक के नर्व्स और हमारे हेड के नर्व्स, ये 2 नर्व्स, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ब्रेन तक पूरी बॉडी में जहां भी नर्व्स है, क्योंकि मैंने कहा कि पूरी बॉडी में नेटवर्क ऑफ नर्व्स है, पाँव में भी नर्व्स है, हाथ में भी नर्व्स है, लेकिन हाथ और पाँव के नर्व्स डायरेक्टली ब्रेन में नहीं जाते। डायरेक्टली ब्रेन में नहीं जाते। कौन से नर्व्स? पैर के, आपके पेट के अंदर जो नर्व्स होंगे डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्पॉन्सिबल होंगे, आपके हाथ में जो नर्व्स है, आपके पैर में जो नर्व्स है, आपके शोल्डर में जो नर्व्स है, आपके हैंड में जो नर्व्स है, ये सारे नर्व्स ब्रेन में डायरेक्टली नहीं जाते। सिर्फ 2 जगह के नर्व्स ब्रेन में डायरेक्टली जाते हैं, और वो 2 नर्व्स है। एक नेक के नर्व्स, जो आपके गर्दन में जो नर्व्स है वो डायरेक्टली ब्रेन में जाते हैं, और एक आपके हेड के नर्व्स, मतलब आपका जो माथा है, आपका जो हेड है, उसमें जितने नर्व्स है वो डायरेक्टली ब्रेन में जाते हैं। लेकिन बाकी रेस्ट ऑफ द बॉडी के नर्व्स पहले स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होते हैं, और वो स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन में जाता है। मतलब सारे नर्व्स जो है पूरे बॉडी के, वो एक जगह मिलते हैं, और जो उस जगह पे वो मिलते हैं वो है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एक ध्यान रखना है कि सिर्फ हेड और नेक के ब्रेन्स डायरेक्टली ब्रेन तक जाते हैं, बाकी रेस्ट ऑफ द बॉडी के जितने नर्व्स हैं वो पहले स्पाइनल कॉर्ड से मिलते हैं, उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड उनको ब्रेन तक लेकर के जाता है। Nerves carry messages from the sense organs to the brain. The brain interprets them and then tells the body the way in which it has to react. Again, the nerves carry this command message to the relevant body part. Nerves का क्या काम है? What is the working of nerves? उसका ये आंसर है स्टूडेंट्स। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ नर्व्स, तो आप ये पैराग्राफ लिखोगे। नर्व क्या करता है कि मैसेजेस, एक तरह के सिग्नल वो कैरी करता है सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक, क्योंकि हमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो चेंजेस होते हैं, जिसको हम स्टिमुलस बोलते हैं, हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो भी चेंज होता है स्टूडेंट्स, चाहे वो टेम्परेचर का चेंज हो, भाई गर्मी थी ठंड हो गया, तो हमको कैसे पता चलेगा कि भाई टेम्परेचर गिर गया, तो हम कंबल ले लिए, ओढ़ लिए, तो हमको ठंड कैसे लगती है? हमारे स्किन से पता चलता है, जो कि एक सेंस ऑर्गन है। ठीक है, और ये जो इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा है इसको हम स्टिमुलस बोलते हैं।
तो हमारा जितना सेंस ऑर्गन है वो ये इन्वायरमेंट में जो चेंज होता है उस पर रिएक्ट करता है। जैसे गर्मी हो गई, इन्वायरमेंट में चेंज हुआ, टेम्परेचर बढ़ गया, तो हमारा शरीर उस गर्मी को तुरंत डिटेक्ट कर लेता है, नहीं भाई गर्मी हो गई। वो कैसे होता है? वो हमारे सेंस ऑर्गन से होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। और ये जो चेंज होता है ना इन्वायरमेंट में, टेम्परेचर बढ़ना, घटना, हवा आना, या फिर हमें किसी तरह की चोट लगना, ये इसको स्टिमुलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? स्टिमुलस। और ये स्टिमुलस को डिटेक्ट करता है हमारा सेंस ऑर्गन्स। तो सेंस ऑर्गन्स से मैसेजेस सबसे पहले ब्रेन में जाते हैं, फिर ब्रेन उस मैसेज को इंटरप्रेट करता है, पूरी तरह से पढ़ता है, समझता है, डिस्क्राइब्ड वे में देखता है। उसके बाद ब्रेन एक कमांड करता है उसको रिएक्ट करने का, और वो कमांड फिर से नर्व्स जाते हैं लेकर के दूसरे बॉडी पार्ट्स तक, और दूसरे बॉडी पार्ट्स उस तरीके से उस कमांड को रिएक्ट करते हैं। तो इस तरीके से हमारे सारे एक्शंस ब्रेन कंट्रोल करता है स्टूडेंट्स। तो नर्व्स के बारे में हमने जान लिया है। आगे हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ नर्व्स, कि नर्व्स के कितने टाइप्स होते हैं। बहुत सारे काइंड्स होते हैं नर्व्स के, तो हम देखेंगे कि नर्व्स के कितने सारे काइंड्स होते हैं। सबसे पहले होते हैं सेंसरी नर्व्स, फिर होता है मोटर नर्व्स, और एक लास्ट टाइप होता है मिक्स्ड नर्व्स। तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ नर्व्स, ईच ऑफ विच हैज इट्स ओन स्पेशल फंक्शन। हर एक नर्व का अपना एक अलग काम है। जैसे हम सेंसरी नर्व्स का बात करें तो दीज कैरी मैसेजेस फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स टू द ब्रेन और द स्पाइनल कॉर्ड। देखिए, नर्व्स को आप एक ट्रेन समझे स्टूडेंट्स। क्या समझे? ट्रेन। अब एक पार्टिकुलर स्टेशन से ट्रेन एक दूसरे पार्टिकुलर स्टेशन तक ही जाएगी, वैसे ही मैसेजेस एक पार्टिकुलर बॉडी पार्ट से दूसरे पार्टिकुलर बॉडी पार्ट तक जाएगी, और उसको ले जाने के लिए एक स्पेशल नर्व होता है। जैसे ये सेंसरी नर्व्स है ना स्टूडेंट्स, तो ये जो ट्रेन है जिसका नाम है सेंसरी नर्व्स, ये सेंस ऑर्गन से ही चालू होता है। ये ब्रेन से सेंस ऑर्गन तक कभी जाएगा नहीं, ये सेंस ऑर्गन से ही मैसेज को लेकर के ब्रेन तक पहुंचा देगा, या तो आपके स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचा देगा, उतना ही काम उसका होता है। तो सेंसरी नर्व्स, these carry messages from the sense organs to the brain or the spinal cord. मैसेजेस को सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक पहुंचाने का काम सेंसरी नर्व्स करते हैं। वही मोटर नर्व्स ब्रेन से दूसरे पार्ट तक कमांड पहुंचाने का काम करते हैं। एक बार जब ब्रेन को सेंसरी नर्व्स ने ब्रेन तक मैसेज पहुंचाया कि भाई आपको किसी ने थप्पड़ मारा है, हमें किसी ने थप्पड़ मारा, सपोज क्लास में बहुत सारे आप लोग झगड़ते रहते हो एक दूसरे से, कभी कभी ये मार दिया, कभी वो मार दिया, आप हमें कंप्लेंट्स करते हो, तो आपको पता कैसे चलता है कि मुझे इस बंदे ने मारा है? तो एक बार जब कोई आपको ऐसा मारता है, तो जिस जगह भी वो मारा, सपोज आपके चिक्स पे आपको किसी ने एक स्लैप किया है, तो वो स्लैप जिस वहां पर वो स्किन जो होता है उसको डिटेक्ट करता है कि भाई कि ये जोरदार किसी ने मारा है, और फिर वो वहाँ पर जितने नर्व एंडिंग्स होते हैं आपके स्किन पे, वो नर्व एंडिंग्स उसको बिल्कुल एक मैसेज में कन्वर्ट करके वहाँ के जितने सेंसरी नर्व्स होते हैं, किस टाइप के नर्व्स? सेंसरी नर्व्स उस मैसेज को ले जाते हैं और ब्रेन को दिखाते हैं, सर किसी ने मारा है। और वो ब्रेन पूरी तरह से इंटरप्ट करता है, ब्रेन को पता चलता है कि भाई इसने मुझे मारा है। तो ब्रेन कमांड करता है आपके हाथ को। अब वो कमांड ब्रेन से लेके हाथ तक कौन लेके जाता है? ब्रेन से लेके कमांड हाथ तक ले जाने वाला नर्व को हम मोटर नर्व्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? मोटर नर्व्स। अब ब्रेन ने कमांड दिया आपके हाथ को मोटर नर्व्स के द्वारा। मोटर नर्व्स बोलता है कोई चिंता नहीं ब्रेन, हम पहुंचाते हैं आपका मैसेज आपके हाथ तक। फिर आपके हाथ तक मैसेज आया और आपके हाथ के मसल्स उस व्यक्ति की तरफ बढ़े जिस व्यक्ति ने आपको मारा था। तो इस तरीके से आपका कमांड चालू हुआ, आप भी उसको मारोगे, ऐसा होते रहता है। तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया आपके साथ भी होती है। आपके सेंसरी नर्व्स सेंस ऑर्गन से मैसेज पहले ब्रेन तक पहुंचाते हैं, फिर ब्रेन मोटर नर्व्स के द्वारा अपना कमांड रेस्ट ऑफ द बॉडी तक पहुंचाता है। उसके बाद जो चाहे आप वैसा एक्शन करते हो। तो motor nerves are the nerves carry orders from the brain or the spinal cord to parts of the body such as to muscle glands which respond accordingly. या तो ब्रेन से बॉडी पार्ट्स तक मैसेज पहुंचाने वाला मोटर नर्व्स कहलाता है, और स्पाइनल कॉर्ड भी बहुत बार मैसेज पहुंचाता है दूसरे बॉडी पार्ट्स तक। आप ऐसा बोल सकते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड इज द स्मॉल ब्रेन ऑफ योर बॉडी। बहुत बार स्पाइनल कॉर्ड भी
जो कि ब्रेन नहीं है, जो नर्व्स का एक बंडल है जहां पर सारे नर्व्स, रेस्ट ऑफ द बॉडी के नर्व्स आकर के मिलते हैं। मैंने आपको बताया था अभी अभी कि सिर्फ हेड और नेक के ही नर्व्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, वो ब्रेन तक डायरेक्टली जाते हैं। बाकी रेस्ट ऑफ द बॉडीज में जितने भी नर्व्स है वो सबसे पहले आपके स्पाइनल कॉर्ड में आकर के जमा होते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड इज नथिंग बट अ बंडल ऑफ नर्व्स। तो वो स्पाइनल कॉर्ड जो बंडल ऑफ नर्व्स है वो भी कभी कभी ब्रेन का काम करता है, वो भी कमांड करता है। तो जो वो कमांड करता है दूसरे बॉडी पार्ट्स को, उसको भी मोटर नर्व्स ही लेकर के जाते हैं। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों से जो कमांड आता है वो मोटर नर्व्स रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट तक लेकर के जाते हैं। ये दोनों नर्व्स का काम पता चल गया, सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स। अब हम लोग बात करेंगे मिक्स्ड नर्व्स के बारे में। Mixed nerve carry messages from the sense organs to the brain and also carry orders from the brain to the spinal cord to other parts of the body. स्टूडेंट्स, जब भी हमारा क्रिकेट टीम या किसी भी तरह का टीम बनता है तो उसमें ऑलराउंडर्स होते ही होते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो सभी काम कर लेता है। हमारे क्लास में भी ऐसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो सभी काम कर लेते हैं, खेल भी लेते हैं, ड्राइंग भी बना लेते हैं, रोबोटिक्स में भी अच्छा कर लेते हैं, कंप्यूटर भी अच्छा चला लेते हैं, पढ़ भी अच्छा लेते हैं, डिसिप्लिन में भी अच्छे होते हैं। ये ऑलराउंडर जो होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं सभी जगह पर। तो हमारे यहाँ नर्व्स में भी एक ऑलराउंडर नर्व्स है जिसको हम मिक्स्ड नर्व्स बोलते हैं। ये क्या करते हैं कि ये सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक भी मैसेज पहुंचाएंगे, फिर ब्रेन से कमांड लेके दूसरे बॉडी पार्ट्स तक को कमांड भी पहुंचाएंगे। तो ये सारे काम कर लेते हैं भाई, ये काफ़ी टैलेंटेड नर्व्स होते हैं। ठीक है, तो जोक्स अपार्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले टॉपिक की तरफ जो है स्पाइनल कॉर्ड। अभी तक स्टूडेंट्स आपके मन में चल रहा होगा सर बहुत बार स्पाइनल कॉर्ड समझाने की कोशिश कर रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड बोल रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड बोल रहे हैं। स्पाइनल कॉर्ड एक्चुअली होता क्या, तो उसके लिए एक पूरी अच्छी स्लाइड है यहाँ पर, और स्पाइनल कॉर्ड का आपके पास एक अच्छा डायग्राम है सामने में। सबसे ऊपर ब्रेन है और ब्रेन के जिस पार्ट से ये लंबा पूंछ जैसा जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो जिस पार्ट से ब्रेन का जुड़ा हुआ है वो पार्ट है मेड्यूला। मैंने आपको मेड्यूला पढ़ाते समय भी बोला था, तो मेड्यूला जो है वो ब्रेन का बेस है और वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को जोड़ता है, वहां पर जुड़ते हैं दोनों। तो ब्रेन के साथ स्पाइनल कॉर्ड जुड़ा हुआ है। स्पाइनल कॉर्ड में बहुत ये बंडल ऑफ नर्व्स होते हैं एक्चुअली, और ये बंडल ऑफ नर्व्स जो होते हैं ये भी काफ़ी डेलिकेट ऑर्गन है, क्योंकि नर्व्स आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। थोड़ी सी भी इनको इंजरी जो है ये बहुत बड़ा खामियाजा भुगत सकते हैं, कोई भी जिनको तकलीफ हो जाए। तो इसको स्पाइनल कॉर्ड जो कि बंडल ऑफ नर्व्स जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पर लिखा स्पाइनल कॉर्ड इज अ थिक बंडल ऑफ नर्व्स। पूरी बॉडी से यहाँ पर नर्व्स एकजुट होते हैं, यहाँ कलेक्ट होते हैं। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी हमारे पास स्केलेटन का एक पार्ट था जिसको हम बैकबोन बोलते थे, जिसका नाम हमने वर्टेब्रल कॉलम भी रखा था, जिसको हम स्पाइन भी बोलते हैं। स्पाइन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करते हैं। वर्टेब्रल कॉलम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो बैकबोन है वो छोटे छोटे बोन्स 33 बोन से बने हुए जिसका नाम वर्टेब्रे होता है, इसलिए इसका नाम वर्टेब्रल कॉलम है। और ये हमारे पीठ, हमारे बॉडी के पीछे साइड में ये बोन होता है, इसलिए हम इसको बैकबोन भी बोलते हैं। तो इसके बहुत सारे फंक्शंस की वजह से इसका नाम अलग अलग पड़ा है। बाकी है ये एक ही चीज जो प्रोटेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड को। और स्पाइनल कॉर्ड हमारा थिक बंडल ऑफ नर्व्स है, इट एक्सटेंड्स, और ये बहुत लंबा है। ये मेड्यूला से स्टार्ट होता है ब्रेन के और सीधा टू द लोएस्ट पार्ट ऑफ द बैकबोन। बैकबोन जहां तक आपकी है, आपकी कमर जहां एंड करती है, आपकी वेस्ट जहां पर है, वहां तक ये बंडल, थिक बंडल ऑफ नर्व्स जो है इनकी लंबाई है, काफी लंबा है स्पाइनल कॉर्ड। इट इज सराउंडेड एंड प्रोटेक्टेड बाय अ टफ एंड फ्लेक्सिबल वर्टेब्रल कॉलम एंड कनेक्ट्स टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। It is surrounded and protected by a tough and flexible vertebral column. मैंने अभी आपको बताया था कि ये वर्टेब्रल कॉलम के सराउंडेड होता है स्पाइन, और वर्टेब्रल कॉलम इसको प्रोटेक्ट करता है। मैसेजेस ट्रैवल फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स टू द ब्रेन एंड फ्रॉम द ब्रेन टू ऑल द पार्ट्स ऑफ बॉडी थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड।
स्पाइनल कॉर्ड स्टूडेंट्स एकमात्र जरिया है, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ही सारे मैसेजेस ब्रेन और बॉडी के बीच में होते। स्पाइनल कॉर्ड बीच का पार्ट है जिसके थ्रू सारी चीजें, जैसे कि हम बिल्डिंग में आते हैं तो सबसे पहले हमें मिलता है गार्ड जी, वो बिल्डिंग की रखवाली कर रहे होते हैं। कोई भी व्यक्ति अंदर जाता है तो गार्ड जी से पहले मिल के जाता है, उसके बाद ही मेन पार्ट तक पहुंचता है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल जो हो गए स्कूल के वो एक ब्रेन हो गए, समझ लें। और ये जो गार्ड हो गया स्टूडेंट्स, ये स्पाइनल कॉर्ड हो गया, हम सारे नर्व्स हो गए। हमें प्रिंसिपल से मिलने जाना है, ब्रेन तक जाना है, तो हमें एक गार्ड के थ्रू होके जाना पड़ता है। तो वो गार्ड जो हो गया स्टूडेंट्स, वो हो गया हमारा स्पाइनल कॉर्ड। तो कोई भी नर्व किसी भी तरह का मैसेजेस ब्रेन तक ला रहा हो तो उसको स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होके जाना पड़ता है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगली टॉपिक विच इज रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन आपके लिए एक थोड़ा सा नया टॉपिक है, ये टॉपिक आपने कभी सुना शायद नहीं होगा, तो अभी जो मैं बताऊंगा आप इसको ध्यान से सुनना। सम ऑफ अवर एक्शंस आर इनवॉल्यूंटरी। हमारे कुछ एक्शंस बॉडी के मस्कुलर एक्शंस ही ऐसे होते हैं जो इनवॉल्यूंटरी होते हैं, जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं होता। दैट इज ऑटोमेटिक एंड इंस्टेंटेनियस, जो कि एकदम खुद स्वचालित होते हैं। स्वचालित मतलब ऑटोमेटिक होते हैं, हम नहीं करते, और बहुत तेजी से होते हैं। दे हैपन ऑन देयर ओन इन रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस। अभी मैंने स्टिमुलस के बारे में आपको बताया था कि ये अपने आप ही होते हैं। और ये क्यों होते हैं? ये किसी स्टिमुलस के रेस्पॉन्स में होते हैं, मतलब कि कुछ ऐसा इन्वायरमेंट में हुआ होता है जिसके रेस्पॉन्स में हमारी बॉडी अपने आप रिएक्ट करती है। हम आपको बताते हैं, जैसे कि हमारा हाथ गलती से किसी गर्म ऑब्जेक्ट पे टच हो गया, तो क्या हमारा ब्रेन सोचने में टाइम लगाएगा कि इस हाथ को वापस लेना है कि नहीं लेना है गर्म चीज से? अगर इतना टाइम लगेगा स्टूडेंट्स तो हम जल जाएंगे। इसलिए जब भी गलती से हमारा हाथ किसी भी गर्म ऑब्जेक्ट पे टच होता है तो एकदम से एक झटके से हम अपना हाथ पीछे ले लेते हैं। तो ये जो कमांड है ना स्टूडेंट्स, ये कमांड ब्रेन नहीं देता। अगर आपका हाथ किसी गर्म ऑब्जेक्ट पे है और ये प्रोसेस हो कि पहले सेंसरी नर्व्स मैसेज लेके जाए, ब्रेन उस मैसेज को इंटरप्रेट करे, फिर ब्रेन कमांड दे, फिर वो मोटर नर्व्स कमांड लेके आए, फिर आपके मस्कुलर एक्टिविटी हो, तब तक में तो हाथ और ज्यादा जल जाएगा। तो ये एक रिफ्लेक्स आर्क होता है यहाँ पर। मतलब क्या है कि आपका जो मैसेज है वो ब्रेन तक पहुंचता ही नहीं, वो स्पाइनल कॉर्ड तक ही पहुंचता है, और स्पाइनल कॉर्ड ये आदेश दे देता है, ब्रेन के पास जाने की जरूरत ही नहीं। स्पाइनल कॉर्ड जो आपकी रीढ़ की हड्डी में जो एक बंडल ऑफ नर्व्स है, वही ये कमांड दे देता है कि हाथ आप अपना पीछे ले ले, और उसी के कारण से आप बहुत जल्दी अपना हाथ पीछे ले लेते हो, जो आपके कंट्रोल में नहीं होता। ये एक इनवॉल्यूंटरी एक्शन होता है, आपके कंट्रोल में नहीं होता। तो जब भी किसी गर्म ऑब्जेक्ट से हम गलती से टच में आते हैं तो हमारा हाथ एक झटके से पीछे होता है, और इसको हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं स्टूडेंट्स। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन, एक और चीज यहां पर एग्जांपल मैंने लिखी है कि वाटरिंग ऑफ माउथ एट द साइट ऑफ स्मेल ऑफ डिलीशियस फूड। जब भी हमारे किसी मनपसंद और काफी टेस्टी खाना को हम सामने देखते हैं और भूख भी बहुत ज्यादा लगी हुई होती है, तो मुंह में अपने आप पानी आता है, सैलाइवा सिक्रेशन होता है। ये जो सैलाइवा सिक्रेशन है, मुंह में पानी आने का, ये भी एक तरीके का रिफ्लेक्स एक्शन है। रिफ्लेक्स एक्शन सारे स्पाइनल कॉर्ड ही कंट्रोल करता है। सारे रिफ्लेक्स एक्शंस का कमांड स्पाइनल कॉर्ड देता है, ब्रेन नहीं देता। मतलब बहुत सारे एक्शंस हमारे बॉडी में ऐसे भी है जिसका कमांड हमारा ब्रेन नहीं देता, स्पाइनल कॉर्ड देता है। These automatic actions do not involve the brain। साफ शब्दों में लिख दिया गया है। वाटरिंग ऑफ माउथ, जब भी आप किसी गर्म, when you are in contact with any hot object, तो आपका जो झटका लगता है, जो एक्शन उस समय आप कर रहे होते हो, वो रिफ्लेक्स एक्शन होता है। ब्रेन का इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं होता। ब्रेन डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल कर रहा होता है। दे आर कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड। अब मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन फिर भी लिख दी स्टिमुलस की। मैंने पहले बताया कि स्टिमुलस इज एनी चेंज इन द एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय एन ऑर्गेनिज्म। हमारे वातावरण में किसी प्रकार का बदलाव जो किसी भी ऑर्गेनिज्म या फिर ह्यूमन बीइंग के द्वारा वो बदलाव ऑब्जर्व कर लिया जाए, वो स्टिमुलस होता है स्टूडेंट्स। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि गर्मी बढ़ जाती है तो हमें पता चल जाता है, तो गर्मी बढ़ना इज अ स्टिमुलस।
ठंड होना, टेम्परेचर घटना इज अ स्टिमुलस। ठीक है, बहुत तेजी से हवा आ रही है, हमें पता चल गया कि बहुत तेजी से हवा आ रही है, इट इज ऑल्सो अ स्टिमुलस। तेज हवा आना इज अ स्टिमुलस। मतलब कोई भी हमारा इन्वायरमेंट में किसी भी तरह का चेंज हो उसको हम स्टिमुलस बोलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स में स्टूडेंट्स हम अपने सेंस ऑर्गन्स को इस चैप्टर में थोड़ा डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले, सेंस ऑर्गन्स आर अवर विंडोज टू द आउटसाइड वर्ल्ड। दुनिया को समझने के लिए, दुनिया को महसूस करने के लिए खिड़की हमारे बॉडी की जो विंडो है वो सेंस ऑर्गन्स है। ये हमें सारी चीज़ की, हमारे बॉडी की एक एक जगह की इंफॉर्मेशन सेंस ऑर्गन्स देती है। और ये 5 होती है: आईज, नोज, ईयर्स, टंग एंड स्किन। सबसे पहले बात हम करने जा रहे हैं आईज की। आईज जो है हमारे बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन होता है स्टूडेंट्स। दे हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस एंड गैदर इंफॉर्मेशन। हमारे अगल बगल के सारे दृश्यों को देख करके सभी तरह के समाचार, सभी तरह के न्यूज़, सभी तरह के इंफॉर्मेशन गैदर करने में हमारे आँख जो है वो सबसे ज़्यादा मदद करता है। हम जो देखते हैं वो हम बहुत जल्दी विश्वास करते हैं। उसी आई का आज हम स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। हमारे स्कल में 2 बड़े बड़े होल्स होते हैं जिसको हम सॉकेट्स बोल सकते हैं। देयर आर 2 सॉकेट्स इन अवर स्कल दैट कंटेन्स आई बॉल्स, जो आई बॉल्स कंटेन करते हैं। एक्चुअली आई जितना बाहर दिखता है उतना बड़ा नहीं होता, उससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। आई जितना बाहर दिखता है उससे ज़्यादा बड़ा आई हमारे स्कल के अंदर होता है स्टूडेंट्स। दिखता काफ़ी छोटा है बाहर से। तो वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर भी मैंने आगे एक स्लाइड में दिखाया हुआ है। वो स्ट्रक्चर आप देख करके महसूस करोगे कि एक्चुअली आई का साइज, व्हाट इज द एक्चुअल साइज ऑफ अवर आई, वो चीज़ आप देख पाओगे। हमारे जो आई है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हमारे आई के आसपास होती है। सबसे पहले आईब्रोज, आईलिड्स। आईलिड्स मतलब जो आंख बंद करते हैं हम लोग, जो स्किन होता है स्टूडेंट्स उसको आईलिड्स बोलते हैं। आईब्रोज जो हमारे आई के जस्ट ऊपर हेयर्स होते हैं उसको हम आईब्रोज बोलते हैं। और हमारे आईलिड पे जो बाल होता है हम उसको आई लैशेस बोलते हैं। तो आईब्रोज, आईलिड्स एंड आई लैशेस हमारे आई को प्रोटेक्ट करने के लिए होती है। आईब्रोज क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हमारी जितनी स्वेट आती है, हमारे बाल है, ऊपर हेयर है, वहाँ से बहुत जब गर्मी होती है पसीना आता है, वो पसीना आँख तक ना आए इसी के लिए आईब्रोज होते हैं। आईब्रोज में आते के साथ वो पसीना फैल जाता है और आँख तक नहीं आता। आईलिड्स की बात करें तो बाहर होने वाली काफ़ी ज़्यादा इंजरीज हमारी आईलिड्स आई को होने वाली इंजरी से बचाती है। सपोज के कोई मुक्का मार दे आपको आंख में, मतलब कुछ भी हो सकता है हमारे आंख के साथ। सपोज किसी का हाथ गलती से आंख में लग जाए, तो जैसे ही हमारा हाथ, किसी का हाथ हमारे आंख के आसपास आता है तो हमारे आंख के जो आईलिड्स होते हैं वो अपने आप पहले बंद हो जाते हैं। इससे हम बच जाते हैं। बहुत बार क्रिकेट खेलते समय गलती से बॉल मुंह पे आगे लगती है तो आंख के आसपास लग सकती है। तो जैसे ही बॉल जो है वो मुंह के आसपास आती है तो हमारा आंख जो है अपने आप बंद हो जाता है, तो वो आईलिड्स है वो बंद हो जाती है। तो आईलिड्स हमें बहुत सारी इंजरीज से बचाती है, आई इंजरीज से। अब हम बात करते हैं आई लैशेस की। आई लैशेस प्रोटेक्ट्स आई फ्रॉम डर्ट, डस्ट एंड स्ट्रॉन्ग लाइट दैट माइट डैमेज द आईज। आई लैशेस हमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ों से बचाती है। जो आजकल बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन है तो धूल, धुआं ये सब आँख में आता है तो उससे बचाती है। और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाइट हो तो ये आई लैशेस उस लाइट को रोकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सारे जितने भी प्रोटेक्टिव हमारे आई के प्रोटेक्शंस थे वो सब भी के बारे में हमने पढ़ लिया है। और हमारा अगला टॉपिक है पार्ट्स ऑफ आईज। कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, रेटिना, ऑप्टिक नर्व्स, ये सारी चीज़ों के लिए मैंने बगल में ही एक आई एनाटॉमी रखी है। ये देखिए स्टूडेंट्स, जितना हमें बाहर आई दिखता है उससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा ये होता है एक्चुअली। कॉर्निया जो है हमारे आई का फ्रंट, जो आई हमारा दिखता है वो हमारा कॉर्निया होता है। स्पेशली ये ट्रांसपेरेंट होता है कॉर्निया। देयर इज़ अ सर्क्यूलर
गोल सा शेप होता है कॉर्निया का, ट्रांसपेरेंट होता है, जिसके आर पार आप देख सकते हो, और उसको हम कॉर्निया बोलते हैं स्टूडेंट्स। ये हमारा फर्स्ट लेयर होता है, आँख का सबसे फ्रंट वाला लेयर होता है, और वो आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि उसके बाद आइरिस, प्यूपिल, ये सारे चीज़ें हैं। तो जो ट्रांसपेरेंट है जिससे आपको आर पार दिखाई देता है, ये काफ़ी सर्कुलर और काफ़ी थिन लेयर होता है जिसको हम कॉर्निया बोलते हैं। उसके बाद आइरिस है, द राउंड एंड कलर्ड पार्ट ऑफ द आई इज कॉल्ड आइरिस। कलर्ड पार्ट का मतलब स्टूडेंट्स ये है कि जो लोगों के आँख में कलर होता है, जैसे ब्राउन कलर का आइज़ है, या फिर स्टूडेंट्स किसी का ब्लू कलर का आइज़ होता है, किसी का अलग अलग कलर के आइज़ होते हैं, तो जहाँ पर कलर दिखाई दे रहा है आपको, आप ध्यान से अपने मिरर पे अपने आँख को भी देख सकते हो कि मैं भी अभी देख ही रहा हूँ कि मेरा तो ब्राउन है, आप बताएं आपका क्या है। तो वो जो कलर है स्टूडेंट्स, वो आइरिस कहलाता है। क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? आइरिस। और ध्यान से देखिए, आइरिस के बीचों बीच एक ब्लैक रंग का डॉट दिखेगा आपको, वो भी अच्छा खासा गोल एकदम सर्कुलर दिखेगा, उसको हम प्यूपिल बोलते हैं, क्योंकि वो हमारे आंख के अंदर कितना लाइट आना है उसको कंट्रोल करता है। देखिए, द ब्लैक स्पॉट इज द सेंटर ऑफ द आइरिस इज कॉल्ड प्यूपिल। लाइट एंटर आईज थ्रू द प्यूपिल। प्यूपिल के थ्रू ही आंख के अंदर हमारी लाइट आती है। तो सबसे पहला जो व्हाइट पार्ट है हमारा, वो है हमारा कॉर्निया। फिर जो कलर्ड पार्ट है आंख का, वो है हमारा आइरिस, और जो बीच में डॉट है ब्लैक, वो है हमारा प्यूपिल। ये तीन चीज क्लियर हो गई स्टूडेंट्स। आईने के सामने, मिरर के सामने खड़े होकर आप खुद ऑब्जर्व कर लो। द व्हाइट पार्ट इज नोन एज कॉर्निया, द कलर्ड पार्ट इज नोन एज आइरिस, and the dotted part, the dotted black part is known as pupil. Now two things are there in extra which are not seen externally by any of them. किसी भी, कोई भी एक्सटर्नली रेटिना नहीं देख सकता। रेटिना एक इंटरनल पार्ट है आई का जो अंदर की तरफ होता है, और रेटिना पे ही जो कुछ भी हम देखते हैं एक्चुअली में बाहर, उसकी सारी इमेजेस सबसे पहले रेटिना पे बनती है। रेटिना एक स्क्रीन है जहां पर सारी चीज़ों की इमेजेस बनती है, जो भी चीज़ें हम देख रहे हो। फिर वो इमेजेस एक मैसेज में कन्वर्ट होता है, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है, और वो सिग्नल फिर ऑप्टिकल नर्व्स के द्वारा होकर के ब्रेन तक जाता है। और ऑप्टिकल नर्व्स भी एक तरह के नर्व्स है, ठीक है, जो हमारा इमेज का सिग्नल है वो ब्रेन तक पहुंचाते हैं। और ऑप्टिक नर्व्स डायरेक्टली ब्रेन तक जाते हैं, क्योंकि जो आईज है हमारा, वो हमारे हेड पे होता है, और मैंने कहा था हेड और नेक से होने वाले सारे जाने वाले नर्व्स डायरेक्टली ब्रेन तक जाते हैं। ये आपके स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए नहीं जाते। तो हमारा ऑप्टिक नर्व्स, रेटिना स्क्रीन है जहाँ पर सारे इमेजेस बनते हैं आई के अंदर में। प्यूपिल एक ब्लैक स्पॉट जिसके अंदर से लाइट एंटर होता है। जो हमारा कलर्ड पार्ट है, राउंड पार्ट है, वो आइरिस कहलाता है। और जो ट्रांसपेरेंट और सर्कुलर पार्ट है हमारा, वाइट रंग का हमें दिखाई देता है, वो है कॉर्निया। तो हमारे आई के पार्ट्स पूरे हो गए। लेकिन ये जो आई है, आंखें जो हमारी होती हैं, ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती है स्टूडेंट्स। इनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो कैसे हम ध्यान रख सकते हैं? पहला पॉइंट है कि आप अपने आँख को रेगुलरली धोएं, ठंडे पानी से धोएं। वॉश द आइज रेगुलरली विथ क्लीन एंड कोल्ड वाटर। वर्क एंड स्टडी इन सफिशिएंट लाइट्स बिकॉज डिम एंड वेरी ब्राइट लाइट टायर्स द आइज। सबसे पहले आप एक परफेक्ट लाइट के स्ट्रेंथ में पढ़ें, बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट में भी ना पढ़ें और बहुत ज़्यादा डिम लाइट पे भी ना पढ़ें, इससे आंखों में जोर लगता है। अवॉइड रीडिंग इन अ मूविंग व्हीकल बिकॉज इट स्ट्रेन्स योर आइज। कभी भी चलती हुई गाड़ी में आप किसी भी तरह की बुक पढ़ने की कोशिश ना करें, वो भी आपकी आंखों में जोर डालते हैं। वॉच टीवी फ्रॉम अ मिनिमम डिस्टेंस ऑफ 6 फीट। 6 फीट की दूरी रखकर ही टीवी को देखें। बहुत पास से टीवी को देखने से टीवी से निकलने वाले जो लाइट है वो आपकी आंखों को खराब कर सकते हैं। अवॉइड वॉचिंग टीवी और वर्किंग ऑन द कंप्यूटर फॉर लॉन्ग पीरियड्स। देखिए, किसी भी चीज़ का अंत जो है, अति, किसी भी चीज़ की अति, वो काफ़ी ख़राब होती है। बहुत ज़्यादा कोई चीज़ आप नहीं कर सकते। एक्चुअली में टीवी देखना या कंप्यूटर पे काम करना या कंप्यूटर पे गेम्स खेलना, एक्चुअली वीडियोस देखना, फिल्म्स देखना, आजकल सभी बच्चे करते हैं। मना नहीं करता कोई भी, मैं भी नहीं करता आपको मना, आप करो। एक्चुअली उसका एक टाइम होना चाहिए।
बहुत लंबे समय तक टीवी के सामने बैठना, बहुत लंबे समय तक लैपटॉप या कंप्यूटर के सामने बैठना, ये आपको आपकी आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है। इवन ऑनलाइन स्टडी के समय में भी स्टूडेंट्स लॉन्गर आवर तक, लंबे समय तक आप वीडियोस ना देखें, बीच बीच में समय निकालें, कंटिन्यूसली आप फ़ोन के स्क्रीन को भी ना देखें, आपके आंखों को ज़्यादा उस पर फोर्स लग सकता है। इसलिए बीच में आप वीडियो बंद कर सकते हो, रेगुलर इंटरवल्स रख करके आप वीडियोस को देखो ताकि आपकी आंखें सही रहें। आगे बात करते हैं हम, सिट एरेक्ट एंड होल्ड योर बुक अबाउट 12 इंचेस अवे फ्रॉम आईज व्हाइल रीडिंग। जब आप बुक भी रीड कर रहे हो तो उसको 12 इंच अपने आंखों से दूर रखें और सीधा बैठने का प्रयास करें। इफ अनेबल टू रीड द ब्लैक बोर्ड, टेल योर टीचर और पेरेंट्स टू गेट योर आईज टेस्टेड। और अगर किसी बच्चे को स्कूल खुलने के बाद सपोज होता है आई डिफेक्ट्स होते हैं, अगर दूर में बैठा, पीछे बेंच में या सेकेंड लास्ट बेंच में कोई बच्चा बैठा, मेरा क्लास में 5th में भी किसी भी सेक्शन में, अगर तकलीफ है बोर्ड में देखने के लिए या फिर किसी तरह के आपको धुंधला कुछ दिखाई नहीं दे रहा है बोर्ड पे, छोटे वर्ड्स है, तो आप मुझे भी बता सकते हो, अपने पेरेंट्स को भी घर पे जाके बता सकते हो। तो एक बार वो आपके आई को टेस्ट कराएंगे तो पता चल जाएगा कि आपका आई कितना डिफेक्टिव है, उसके हिसाब से छोटा मोटा लेंस लग जाएगा। लेकिन वैसी नौबत ना आए इसलिए पहले वाले सारे पॉइंट्स को हम फॉलो करेंगे। तो अगला टॉपिक है हमारा ईयर्स, जो हमारा सेकेंड सेंस ऑर्गन है। ईयर, सबसे पहले हमें पता है कि हमें सभी चीज़ें की, सभी तरह की आवाज़ों को सुनने में मदद करता है। हमारे बैलेंस, जो हमारा बॉडी है, बॉडी को बैलेंस करने में भी ईयर का काफ़ी ज़्यादा योगदान है। बॉडी के हीट को भी बैलेंस करता है। वो सारी बातें हम थोड़ा बड़े क्लास में जब जाएंगे तो सीखेंगे इसके बारे में और, लेकिन एक्चुअली अभी जो ईयर है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, ये जानते हैं। एक एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। सबसे पहले जो आवाज़ है वो एक्सटर्नल ईयर में आता है। एक्सटर्नल ईयर बाहर की आवाज़ को रिसीव करता है, फिर उसको मिडिल ईयर में भेज देता है। मिडिल ईयर में ईयर ड्रम होता है, कान के पर्दे हम इसको हिंदी में बोलते हैं। यहाँ पर टकराने के बाद ये साउंड वाइब्रेट, ईयर ड्रम को वाइब्रेट करने के बाद ये साउंड फिर इनर ईयर की तरफ चल जाता है और इनर ईयर में ये एक इम्पल्स बन जाता है। ये एक इनर ईयर इसको एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल बना देता है इस साउंड को, और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऑडिटरी नर्व्स, एक अलग तरह के नर्व, जैसे कि हमारे आँख में ऑप्टिक नर्व्स थे, यहाँ एक ऑडिटरी नर्व्स होंगे। वो नर्व्स इस तरह के साउंड सिग्नल्स को ले जा करके ब्रेन तक पहुँचाते हैं और ब्रेन फिर इसको इंटरप्रेट करके हमारे बॉडी को कमांड देता है। द ब्रेन इंटरप्रेट्स द साउंड वी हियर। सारी बातें हो गई ईयर के बारे में। और ईयर के बारे में एक और बात बची है कि ईयर भी जो है वो थोड़ा सा डेलिकेट और सेंसिटिव ऑर्गन है, तो इसका केयर क्या करें। सबसे पहले ईयर शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम इंजरी एंड इन्फेक्शंस। किसी भी तरह का इंजरी, किसी भी तरह का इन्फेक्शन से अपने कान को बचा के रखना है। कभी भी किसी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट से कान के अंदर अब किसी भी तरह के पॉइंटेड ऑब्जेक्ट को डालना नहीं है, जिसके वजह से आपका ईयर ड्रम जो है वो ईयर ड्रम में नुकसान हो, ईयर ड्रम रप्चर हो जाए, पंचर हो जाए, ठीक है, उसमें किसी भी तरह का होल आ जाए। यूज़ अ क्लीन कॉटन स्वैप टू क्लीन योर आईज। अब ईयर्स। यूज़ अ क्लीन कॉटन स्वैप टू क्लीन योर ईयर्स। अब आपके ईयर्स को क्लीन करने के लिए एक साफ़ सुथरा कपड़े का यूज़ करें, या फिर वो ईयर को साफ़ करने के लिए भी आपके कॉटन वाले स्टिक्स आते हैं, वो मार्केट में मिलते हैं। स्टे अवे फ्रॉम लाउड नॉइजेस एज ईयर कैन गेट डैमेज बी बाय वेरी लाउड नॉइजेस। तो बहुत ज़्यादा कहीं पर अगर साउंड हो रहा हो तो वहाँ से थोड़ा दूर चले जाए, हो सकता है वो साउंड आपके कान को नुकसान पहुँचा सकते हैं। सो केयर फॉर योर सेल्फ स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं। नोज। वी ब्रीथ एंड स्मेल थ्रू अवर नोज। There are many nerve endings in the upper part of the nose. These are sensitive to smell. हमारे नाक के अंदर जो स्किन है वहाँ पर नर्व एंडिंग्स होती है, मतलब हमारे नर्व्स वहाँ पर आकर के ख़त्म होते हैं और वहाँ से वो स्मेल के
सिग्नल्स को लेने आते हैं, वहाँ पर वो स्मेल को डिटेक्ट करते हैं नर्व एंडिंग्स। तो नाक के अंदर जो नर्व एंडिंग्स होती है वही काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती है स्मेल को लेकर के, और स्मेल वहाँ से वो हमारे नाक के अंदर जो नर्व एंडिंग्स होती है वहाँ से वो स्मेल का सिग्नल बनाती हैं और वो सिग्नल ले जाती हैं ब्रेन तक। फिर वही ब्रेन उसको इंटरप्रेट करता है, ब्रेन उसको अच्छे से समझता है, फिर उसके हिसाब से ब्रेन क्या करता है स्टूडेंट्स, कमांड देता है। और हमारे नोज़ के अंदर हेयर्स होते हैं, नोज़ हेयर्स, जो डस्ट पार्टिकल्स जो एयर में है वो डस्ट पार्टिकल्स ऑक्सीजन के साथ हमारे शरीर के अंदर प्रवेश ना कर जाए, एंटर ना कर जाए, उसके वजह से वो नोज़ हेयर्स जो होते हैं वो एयर को फिल्टर करते हैं, किसी भी तरह की गंदगी हमारे नाक में ही रह जाती है और एक शुद्ध हवा हमारे अंदर प्रवेश करती है, हमारे अंदर एंटर करती है स्टूडेंट्स, जिसकी वजह से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम कभी खराब नहीं होता। नोज के केयर का बात करें तो ब्लो योर नोज जेंटली एंड रेगुलरली टू कीप योर नॉस्ट्रिल्स क्लीन। अपना जो सांस है वो धीरे धीरे लेते रहे स्टूडेंट्स, ताकि आपके नाक के अंदर जो नॉस्ट्रिल्स है उसकी जगह हमेशा खुली रहे। कभी कभी हमें सर्दी होती है तो नोज ब्लॉकेज होता है, वो काफ़ी दिक्कत होता है, इसलिए हमेशा सांस लेते रहे, धीरे धीरे आराम से जेंटली अपने नोज़ में ब्लोइंग चालू रखें। डू नॉट पुट एनीथिंग योर इन नोज़, किसी भी तरह की चीज़ों को नाक में ना रखें। कभी कभी होते हैं कुछ, आप तो बड़े हो गए हो, 5th क्लास में आ गए हो, छोटे छोटे नहीं होते स्टूडेंट्स, 1-2 क्लास के बच्चे कुछ टिफ़िन में लाते हैं तो वो गलती से नाक में डाल लेते हैं, तो वो उनको तकलीफ़ होता है। इसलिए हम अब बड़े हो गए हैं, हम अब 5th क्लास में आप आ गए हो, तो आप इस तरह के काम बिल्कुल नहीं करें, ठीक है। आगे चलते हैं टंग की तरफ। ये टंग हमें स्वाद के बारे में बताता है, ये टंग की वजह से ही हमें सारी चीज़ें खाने की इच्छा करती। टंग इज़ द मेन ऑर्गन ऑफ द टेस्ट। टेस्ट के लिए टंग सबसे मेन ऑर्गन है, क्योंकि ये एक तो बोलने में मदद करता है, अगर टंग ना हो तो कोई बोल भी ना पाए। टंग हमेशा मॉइस्ट होता है सैलाइवा के वजह से, जिसे हम थूक कहते हैं, हमारे टंग में हमेशा सैलाइवा होता है, जिसकी वजह से टंग हमारा हमेशा क्या होता है स्टूडेंट्स, मॉइस्ट होता है। द सर्फेस ऑफ द टंग इज कवर्ड विथ टाइनी बम्प्स ऑफ रेज्ड स्पॉट्स ऑन द साइड्स, बैक एंड टिप साइड्स। दीज बम्प्स आर सम सेल्स कॉल्ड टेस्ट बड्स। हमारे जो टंग है स्टूडेंट्स, उसके बाउंड्री के जितनी साइड्स हैं, बाउंड्री साइड्स में उठे हुए बम्प्स होते हैं। बम्प्स का मतलब, हम जैसे रोड पे जाते हैं स्टूडेंट्स तो कैसे हमारा वो स्पीड ब्रेकर्स आते थोड़े से ऊपर, उस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है हमारे छोटे छोटे टंग्स के अंदर में होते हैं, इसे हम टाइनी बम्प्स बोलते हैं। और ये जो टाइनी बम्प्स होते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम टेस्ट बड्स बोल सकते हैं, क्योंकि स्पेशली इसी के वजह से टेस्ट डिटेक्ट होता है और हमारे ब्रेन तक जाता है। ये जो टेस्ट बड्स होते हैं इसके अंदर में भी नर्व एंडिंग्स होती है जो ये मैसेज को ले जाती है। 4 तरह के मेजर टेस्ट जो होते हैं वो हमारा टंग डिटेक्ट करता है। सॉर, सॉल्टी, स्वीट, बिटर। स्वीट, सॉर, सॉल्टी, बिटर ऐसा बोल सकते हैं हम। मीठा, खट्टा, नमकीन और कड़वा, ये 4 तरह के टेस्ट है जो हमारा टंग जो है वो ब्रेन तक ले जाता है बाय द मैसेज। द नर्व सेल्स कैरी इम्पल्सेस टू द ब्रेन विच इंटरप्रेट्स द टेस्ट। फिर हम पहले किसी चीज़ को खाते हैं और हमारा जो नर्व एंडिंग हमारे टेस्ट बड्स में है वो इस मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाता है, फिर ब्रेन बताता है कि वो चीज़ अच्छी है कि नहीं। द सेंस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल आर क्लोजली लिंक्ड। जो टेस्ट और स्मेल मतलब नोज और टंग, ये दोनों के बीच में क्लोजली लिंक्ड होता है। इसके वजह से जब भी हमको बुखार होता है, जब भी हमें सर्दी होती है, हमारा नाक ब्लॉक्ड होता है, तो हमें किसी भी तरह का खाना पसंद नहीं आता। तबीयत खराब होने से कोई भी टेस्ट हमें समझ में नहीं आता। तो ये एक पर्टिकुलर चीज़ है कि जो टेस्ट और स्मेल का सेंस है वो आपस में लिंक्ड है। हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो है स्टूडेंट्स वो है स्किन। स्किन सबसे बड़ा पार्ट हम बोल सकते हैं, क्योंकि पूरी बॉडी में फैला है। आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ बॉडी स्किन को कहा जाता है। स्किन पूरे शरीर में जहाँ जहाँ स्किन है सभी जगह टाइनी नर्व एंडिंग्स होती है, जहाँ पर हमारा नर्व्स खत्म होता है और वहाँ से वो क्या करता है कि मैसेजेस को वहाँ से कलेक्ट करके
ले जाता है ब्रेन तक। सबसे पहले तो हमारे जितने टाइनी नर्व एंडिंग्स है स्किन में वो सारे स्पाइनल कॉर्ड में कनेक्ट होते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारा स्किन जो है वो बॉडी के दूसरे पार्ट्स में भी है, इसलिए दूसरे पार्ट्स में जितना स्किन है वहाँ से जितने नर्व्स है वो सारे सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड में कनेक्ट होते हैं, और उसके पहले स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज जाता है, उसके बाद ब्रेन को। और अगर वो मैसेज इमरजेंसी का मैसेज हो, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि गलती से अगर हाथ हमारा किसी गर्म ऑब्जेक्ट पे टच हो जाता है, वो एक इमरजेंसी मैसेज होता है, वो जो हमारा हाथ के जो नर्व एंडिंग होते हैं वो तुरंत स्पाइनल कॉर्ड को ये मैसेज देते हैं, स्पाइनल कॉर्ड ही फैसला कर लेता है कि हाथ हटा लो। ब्रेन तक ये मैसेज नहीं जाता, क्योंकि तब तक काफ़ी ज़्यादा देरी हो जाएगी और बहुत ज़्यादा शरीर को नुकसान पहुंच सकता है। तो हीट, कोल्ड, पेन, इस तरह की कुछ चीज़ें हो तो वो स्पाइनल कॉर्ड ही देखता है। कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड विल हेल्प विच हेल्प्स अस टू फील थिंग्स सच एज हीट, कोल्ड एंड पेन। हमारे स्किन के केयर भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, स्किन का भी केयर हमें करना चाहिए। हमें रोज़ नहाना चाहिए, वो भी साबुन से, ठीक है। कुछ लोग ऐसे ही नहा लेते हैं, ऐसा नहीं चलता स्टूडेंट्स, जोक्स अपार्ट। आगे बढ़ते हैं कि ड्राई योर सेल्फ विद अ क्लीन टॉवल आफ्टर बाथ। नहाने के बाद क्लीन, साफ सुथरे और सूखे तौलिए से ही अपने शरीर को पोछे। ऑलवेज वेयर क्लीन एंड कंफर्टेबल क्लोथ्स, आपको कंफर्ट हो, साफ सुथरे कपड़े ही रोज पहने। डू नॉट वेयर टाइट क्लॉथ्स, बिल्कुल टाइट क्लॉथ्स ना पहने जो आपको अनकंफर्टेबल लगे। अप्लाई एन एंटीसेप्टिक ऑन अ स्क्रैच और अ कट ऑन द स्किन, एंड एंटीसेप्टिक प्रिवेंट्स इन्फेक्शन। कहीं पर खेलते, क्रिकेट खेलते या फिर साइकिलिंग करते आप कहीं गिर जाओ तो आपको किसी भी तरह के स्क्रैच आ जाए आपके बॉडी में या फिर कहीं आपके आर्म्स में, तो फिर वहाँ पर स्टूडेंट्स एंटीसेप्टिक क्रीम लगाना या फिर एंटीसेप्टिक लिक्विड डेटॉल ये लगाना ना भूले। अगर ये ना लगाएंगे तो वो इन्फेक्शन हो जाएगा और इन्फेक्शन आपको ज़्यादा तकलीफ देगा, इसलिए ऑलवेज अप्लाई एंटीसेप्टिक ऑन योर स्क्रैच और कट। ओके, सो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर आखिरकार पूरा होता है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ एंड ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड। कोई भी दिक्कत हो, क्योंकि चैप्टर मैंने कहा है कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये चैप्टर, हमारे पूरे टर्म में ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो किसी भी तरह की दिक्कत है प्लीज़ कॉल मी ऑन थर्सडे 10 AM to 12 PM. Okay students, I am available for you all. Thank you so much.